हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास से कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन देखने वाले जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट्स। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर का नाम आनुवंशिकता एवं जैव विकास है, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी इम्पोर्टेंट्स। हम डिस्कस करने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास पर। तो आनुवंशिकता क्या है, आप सभी को पता है कि जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इसी में है कि जैव विकास। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जैव विकास क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो ध्यान दें, जैव विकास आप एक शॉर्ट वर्ड्स में बता सकते हो कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। मुझे आशा है कि इतना समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी, जो कि 2020 में क्वेश्चन आया है। नीचे हम लोग वेरी शॉर्ट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर कि किसी प्रजाति में वातावरणीय कारकों के प्रभावों से उत्पन्न विभिन्नताएं उसे विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक होती हैं। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार बनाती हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जो कि पेपर में अभी आया 2012 और 13 में। आनुवंशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम बताइए। आनुवंशिकता के जनक आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। आपको पता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां नंबर, लिंग संलग्न से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न से संबंधित दो बीमारियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका हीमोफीलिया है तथा दूसरा क्या है, वड़ानता। याद रखिए, हीमोफीलिया तथा वड़ानता को लिंग संलग्न रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 5वां क्वेश्चन आपका कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि प्रभावी और अप्रभावी क्या है। प्रभावी का मतलब हो गया कि जो कैरेक्टर दिखते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो कैरेक्टर दिखते नहीं हैं उन्हें हम अप्रभावी कहते हैं। अब बात करें कि दिखता क्या है, यानी क्रॉस कराने पर जो टॉल दिखता है उसे प्रभावी कहते हैं, और क्रॉस कराने पर जो टॉल नहीं दिखता उसे अप्रभावी कहते हैं। तो एक वर्ड्स में हम लिखेंगे कैसे, F1 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर से एक बार और देखें, F1 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रभावी दिखते हैं उसे हम, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और F1 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये पेपर में आया नहीं, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, लिखा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए।
तो क्वेश्चन बात किया जाए 13 नंबर का कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप पहले ये जाने, आपके पेपर में आता है पहले कि फुल नेम ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का पूरा नाम आप लोगों को पता है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक बार फिर से और सुने, डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक बार और सुने, डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए हम बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है। नाम क्लियर हो गया, नाम से पहला एक अंतर निकाल लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में बात करते हैं डी ऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। ये हमारे पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा अंतर, डीएनए प्यूरिन क्षारक होते हैं, जबकि आरएनए पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। डीएनए प्यूरिन क्षारक होते हैं, जबकि आरएनए पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। प्यूरिन में क्या क्या चीज़ आता है इसकी बात करें तो डीएनए यानी प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन, जबकि आरएनए में साइटोसिन एवं थायमिन आते हैं। डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं, आरएनए में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। आपको पता है कि डीएनए में एडेनिन ग्वानिन और आरएनए में साइटोसिन और थायमिन। इतना क्वेश्चन समझ में आया हो। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7वां नंबर का क्वेश्चन कि आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और किसने की थी। मैंने पहले ही बताया है कि आनुवंशिकता जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इनके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। आप सबका 10वां क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हम लोग बात करते हैं कि एक संकर और द्विसंकर क्या हैं। एक पॉइंट में आप लिखा देख ही रहे हैं कि एक संकर संकर, यानी आपको पता है जब हम एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो वो लक्षण एक संकर संकर कहलाता है। इतना दुनिया भर का याद करने से अच्छा है हमारा शॉर्ट वर्ड्स। क्वेश्चन केवल आप देखिए, आंसर मैं बोलता हूँ। एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। एक संकर में आप बताओगे कि जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो वो एक संकर संकर कहलाता है। जैसे लाल फूल वाले तथा सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य संकर। आइए अगला देखिए, द्विसंकर संकर क्या होता है। जब हम दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो वो द्विसंकर संकर कहलाते हैं। जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकर। ध्यान दीजिए, द्विसंकर में द्वि कैरेक्टर्स और एक संकर में एक ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फिर से एक बार और देखें, एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो एक संकर में आप फिर से देखिए, जब हम एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो एक संकर संकर, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो द्विसंकर संकर। आपके लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर दे रहा हूँ कि 10वां क्वेश्चन ये आप तैयार कर लीजिएगा। जो इन पेपर में आने वाले हैं उतने में बोल रहा हूँ। आप लोग का 19वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दें। ये आपका 2013 में और 18 में क्वेश्चन पूछा गया। एकदम इजी करके मैं बताता हूँ। क्वेश्चन
देखिए और आंसर सुनिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स। ओआर करके अगला दिया गया है कि कायिक गुणसूत्र एवं लिंग गुणसूत्र में अंतर कीजिए। गुणसूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हम बात करते हैं गुणसूत्र क्या है। पहले हम लोग हेडिंग में पेपर में लिखेंगे कैसे कि गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र आपने पढ़ा है कि गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना है। कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा फिर से। गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना है। इसकी खोज वाल्डियर ने तथा इसके शब्द का प्रतिपादन, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डियर ने तथा इनकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। फिर से, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डियर ने तथा इनके शब्द का प्रतिपादन स्ट्रासबर्गर ने किया था। ध्यान दें एक बार फिर से, गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना है। इनके खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डियर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। फिर से एक बार और देखें, ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप गुणसूत्र हेडिंग डालेंगे और गुणसूत्र में लिखेंगे कि गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना है। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था, जबकि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डियर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र जीव में पाए जाने वाले एक धागे नुमा संरचना है। गुणसूत्र जीव में पाए जाने वाले एक धागे नुमा संरचना है। गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है हिंदी में कहेंगे कायिक गुणसूत्र और दूसरा कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को स्वजात गुणसूत्र भी कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान पाए जाते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग होते हैं। तो ध्यान दें, कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और दूसरा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम की बात करें तो आप कहोगे कि वह गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। वह गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं उसे कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लैंगिक गुणसूत्र क्या है। लिंग को निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग को निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसे हम यानी समझने के लिए डॉटर को XX तथा सन को XY से समझते हैं। आपका ये 33 नंबर का जो क्वेश्चन है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जो समजात अंग है, क्वेश्चन पूछा जाए समजात अंग क्या होते हैं, तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो। ध्यान दीजिए मित्रों, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो, कार्य भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो, कार्य भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया एग्जाम्पल के लिए कि पक्षी के पंख तथा मनुष्य का हाथ दोनों ही मॉडिफाइड रूप। ध्यान दीजिए, समरूप किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हो। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में क्या हो, भिन्न हो, और उनके कार्य समान हो, तो उसे हम समरूप अंग कहते हैं। संरचना और उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान तो समरूप। संरचना और उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न तो समजात। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों
को क्यों चुना, 2017 का क्वेश्चन है, या करके दिया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधे को चुनने का कारण बताइए। तो आप सभी को पता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। तो आप कहोगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना, क्यों चुना, तो आप बताओगे क्योंकि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता है। ध्यान दीजिए, ये आपके पेपर में आने वाले हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, तो आप बताओगे, जब पूछा जाएगा क्यों, पूरा लिखोगे उतना अपने कॉपी पेपर में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना पूछा गया, तो आप बताओगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि मटर का पौधा यानी कम समय में उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता होती है। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि मटर में विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं तथा ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन क्षमता रखती हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका जो चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास से है, इसे 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। तो मैं छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को पढ़ाई टाइम में दूंगा, आप इतना ही पढ़िए, इसे आप यानी 25 नंबर का मार्क्स होता है, इसको आप आसानी से कवर कर ले जाएंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। नीचे का MCQ क्वेश्चन लिखा गया है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का प्रयोग किया था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो आपको पता है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो आप कहोगे कि उद्यान मटर में प्रभावी होता है, जो आपको थोड़ी देर पहले बताएगा, जो टाल होता है। प्रभावी वो होता है जो टाल होता है, अप्रभावी होता है जो डॉर्फ होता है। यानी प्रभावी उसे कहते हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, अप्रभावी उसे कहते हैं जिनमें कोई कैरेक्टर ना हो। तो यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज, यानी आपका ऑप्शन नंबर V एकदम राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, तो आपको पता है द्विसंकर में 9:3:3:1 होता है, एकदम राइट है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है 1:2:1 का अनुपात होता है, राइट। आपका चौथा क्वेश्चन है कि मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे। तो फिर से एक बार और सुने, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, यानी आने की संभावना, यानी जो है हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं। तो आंसर आपका क्या है कि लंबे तथा बौने दोनों होंगे, लंबे और बौने दोनों होंगे। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, यानी पूछा गया है किसमें 1 हाइब्रिड्स मतलब एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दें, अभी आपको मैंने बताया कि F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 होता है और F1 पीढ़ी में, ध्यान दीजिए, F1 पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात आपको पता है कि एक संकर क्रॉस में होता है। द्वि में आपको पता है, यानी द्विसंकर क्रॉस में आपको पता है कि 9:3:3:1 होता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है 3:1 का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत कौन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के पौधे होते हैं। तो गुणसूत्र DNA और प्रोटीन दोनों के होते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। मनुष्य में शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है ऑटोसोम की संख्या 22 होती है, यानी टोटल हमारा
44 होता है। ध्यान दें एक बार फिर से, मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों में समान होता है, यानी 44 दिया गया है, तो पेयरिंग में दिया गया है 22 होता है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में हुई, धरती पर हुई, वायुमंडल में हुई, अंतरिक्ष में हुई। तो जीवों की उत्पत्ति सागर में हुई। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, एकदम राइट है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, एकदम राइट है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, एकदम यानी उपयुक्त सभी है। विकास के दृष्टिकोण से चमगादड़ यानी मानव में सबसे निकटवर्ती है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। बंदर है, चमगादड़ है, खरगोश है या चिंपैंजी है। तो विकास की दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती चिंपैंजी है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है यक्स वाई, यक्स एक्स, वाई एक्स। तो आपको पता है कि पुरुष में डिफरेंट यानी एक्स वाई होता है, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका आता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी चिंपैंजी से है। किससे? चिंपैंजी से। क्वेश्चन नंबर अगला आपका आता है 40, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी टी, आर आर। तो आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप, पूछ रहा है कि कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये आपका यानी है कि शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। आपको पता है कि सबसे पहले यानी स्पर्म दोनों ज्वाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि जो है जायगोट का ही निर्माण होता है, और जायगोट के बाद आपको पता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद आपको पता है फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, यानी जो जायगोट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ष से, उत्परिवर्तन से या प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षणों से। तो डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है किससे? प्राकृतिक वर्ष से। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। क्वेश्चन ये आपका 2020 में पूछा गया। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप स्मॉल टी होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे ठीक ठाक से, आपका पेपर करीब में आ गया है। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।